नमस्कार संस्कृत मित्रों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको स्वर और उनके प्रकार बताया था। स्वर कितने होते हैं, कौन से स्वर कितने होते हैं, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, प्लुत स्वर कितने होते हैं और उनके बारे में एक श्लोक भी आपको बताया था। तो चलिए, यहाँ से तो हमारा स्वर खत्म हो गया। आइए देखते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। इसके बाद तो अगली टॉपिक क्या हो गया, वर्णमाला का दूसरा प्रकार क्या है। एक तो स्वर था, दूसरा व्यंजन है। तो आइए देखते हैं कि व्यंजन क्या होता है। क्या क्या पढ़ना है, व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, अनवग भवति व्यंजना व्यंजनम, अनवग भवति व्यंजनम, अनवग भवति व्यंजनम मतलब क्या हो गया। तो आइए देखते हैं मतलब क्या होगा इसका। अनवग का जरा विच्छेद कीजिए तो क्या बन जाएगा आपका, अनुधन अग, अनुधन अग। अब ये हलंत्यम वर्ण है। हलंत्यम में पहले ही मैंने बताया था कि जैसे ही हलंत्य वर्ण आएगा उसकी एक संज्ञा हो जाती है, उसका लोप हो जाता है। इसका लोप हो गया, बचा क्या हमारा, आ बचा। और ये क्या है, अनु। अनु मतलब क्या होता है, अनु का अर्थ क्या होता है जानते हैं। अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे या बाद में। तो जिसकी पीछे, इस तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं, शाब्दिक परिभाषा अगर निकालें तो क्या बन जाएगा, जिसके पीछे आ होता है। क्या होता है, आ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जिनके पीछे आ होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। उदाहरण फिर से देख लेते हैं। उदाहरण जैसे हम ले लिए क, उदाहरण हमने क्या ले लिया, क। उदाहरण हमने ले लिया क का। अब ये क तो हो गया, इसके पीछे आ कहाँ है, तो आइए देखते हैं आ कहाँ से आता है। यहाँ पे का में हलंत लगाइए और पीछे यहाँ पे क्या निकल गया, आ निकल गया। कैसे निकल गया, अब इसके पीछे हो गया ना आ। तो जितने भी व्यंजन होते हैं सबके पीछे आ छिपा होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, जिसके पीछे आ होता है उन्हीं को व्यंजन कहते हैं। लेकिन ये तो इस तरह से हुआ। अब इसकी हिंदी में परिभाषा देख लिया जाए। हिंदी में इसकी परिभाषा देख लिया जाए। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की नहीं, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। आप लिख सकते हैं, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहलाते हैं या उन्हें व्यंजन कहते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ गया। तो व्यंजन हमारे संस्कृत वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, तो हमारे संस्कृत वर्णमाला में इनकी संख्या 33, 33 मतलब कितने होते हैं, 33 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। अब वो 33 कौन कौन से होते हैं, तो पहले लिखते हैं इसे। आइए देखते हैं, क ख ग घ ङ च छ
ज झ ञ ट ठ ड ढ ळ ट ठ द ध न प फ ब भ म। ये हो गए आपके वर्गीय व्यंजन। अभी आपको आगे बताएंगे कि इन्हें क्या कहते हैं। य व र ल और ल य व र ल। इस तरह से आपके ये क्या हो गए 25 ये हो गए, 4 ये हो गए। अभी 4 और बचे हैं। कौन से बचे हैं? 4 और कौन से बचे हैं? तो ये 4 और जो बचे हैं देखिए प फ ब भ म य ल व स श ह स श ह। छोटा सा बड़ा सा मूर्धन्य सा कहाँ गया? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं 4 और लिख लीजिए श ख श ह। ये देखिए आपके 33 हो गए कि नहीं हो गए? यही आपके क्या है व्यंजन है। अब देखिए इन्हें गिनिए 25 ये देखिए 5 5 5 5 5 5 5 करके 5 बार यानी 25 कितने हो गए? यहाँ तक 25 हो गए। अब यहाँ पे और देखिए ये 4 है, यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, यहाँ पे 4 और यहाँ पे और 4। सबको प्लस कर दीजिए मतलब जोड़ दीजिए आ गए 33। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। हमारे वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। परिभाषा हो गई। आइए देखते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आइए देखते हैं। पहला है स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा ऊष्म व्यंजन। अब ये सब तो हमारे माहेश्वर सूत्र में लिखे गए हैं, लेकिन मानक के रूप से हमारे पास और भी हैं व्यंजन। क्या है? और भी हैं। तो आइए देखते हैं कौन से हैं। एक चौथे नंबर पे भी मिल जाता है जिसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन या इसी को हम क्या कहते हैं? मिश्रित व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। ये देखिए 3 प्रकार के थे, लेकिन ये जो है चौथा प्रकार ये माहेश्वर सूत्र में इसे नहीं लिखा गया है। माहेश्वर सूत्र में इनकी क्या है? इनको नहीं लिखा गया है, इनकी गणना नहीं की गई। माहेश्वर सूत्र में गणना नहीं है, इसीलिए इनको हम क्या करते हैं? व्यंजन के प्रकार नहीं मानते। लेकिन अन्य वैज्ञानिक विद्वान इनसे क्या करते हैं? मानते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। तो आइए देखते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन को हम उदित व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन को हम क्या कहते हैं? उदित व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये हम आगे आपको बता रहे हैं। स्पर्शी व्यंजन, उदित व्यंजन, वर्गीय व्यंजन सब किसको कहा जाता है? इसी स्पर्शी व्यंजन को कहा जाता है। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या होगी? आइए देखते हैं। तो अब इन्हें हम क्या करें? मिटा दे रहे हैं। तो अब हम क्या करें कि यहां से मिटा दें। आइए देखते हैं कि परिभाषा आपको यहां पर लिखनी पड़ेगी। तो आपके स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं और किसे कहते हैं? आइए देख लेते हैं। स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन वे व्यंजन
वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा या वाक यंत्र हमारे मुख के अंदर कहीं ना कहीं स्पर्श होती है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन या उदित व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा या वाक यंत्र हमारे मुंह में जिस स्थान को स्पर्श करती है या किसी स्थान को स्पर्श करती है उसे वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। चलिए लिख लेते हैं परिभाषा। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा या वाक यंत्र हमारी जिह्वा या वाक यंत्र मुख में कहीं स्पर्श जिह्वा या वाक यंत्र तो वही हो गया। जिह्वा या प्राणवायु प्राणवायु का मतलब हवा, हमारी सांसें, हमारी जिह्वा या प्राणवायु मुख में कहीं स्पर्श करती हैं, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। स्पर्शी व्यंजन क्या कहा जाता है? तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा या प्राणवायु हमारे मुख में कहीं स्पर्श करती है, किसी स्थान पर स्पर्श करती है, कहीं को हम किसी स्थान पर कह सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको, किसी स्थान को कहीं हम कह सकते हैं ना, मुख में किसी स्थान को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो ये देखिए हमारे स्पर्शी व्यंजन यहाँ तक हैं। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। देखिए क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न और प फ ब भ म। ये देखिए एक एक वर्ग है ना, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग और ये वर्ग। कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5। 5 वर्ग हैं। पांचों वर्ग में 5 संख्या है सबकी। पांचों वर्ग में कितने वर्ग? 5 वर्ग। पांचों वर्गों में संख्या कितनी? 5 की। तो कितने हो गए? 25 हो गए। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25। स्पर्शी व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? उदित व्यंजन। ये कहीं ना कहीं हमारे मुख के अंदर से क्या होते हैं? उदित होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? उदित व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? देखिए ये 5 वर्ग में मिलते हैं। ये सभी क्या मिलते हैं? वर्ग के रूप में मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी स्पर्शी व्यंजन एक वर्ग के रूप में मिलते हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो चलिए देखिए, ये देखिए ये एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है। तो देखिए ये स्पर्श कहाँ पर होते हैं? ये कंठ में स्पर्श होते हैं। प्राणवायु कहाँ से निकलती है? हमारी कंठ से निकलती है, इसीलिए इन्हें कंठ वर्ण भी कहा जाता है। कंठ वर्ण। कंठ वर्ण किसको कहा जाता है? क वर्ग को। क वर्ग को हम क्या कहते हैं? कंठ वर्ण भी कहते हैं। च वर्ग को क्या कहेंगे? च वर्ग। च वर्ग को हम क्या कहेंगे? तालव्य। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान जब हमारी जिह्वा तालु के पास जाती है तो ये तालु से उत्पत्ति होती है इनकी वर्ण। और ये देखिए टा वर्ग को हम क्या कहेंगे? टा वर्ग को हम मूर्धन्य कह सकते हैं। मूर्धन्य वर्ण। इनके उच्चारण स्थान के समय हम डिटेल्स में आपको बताएंगे। यहाँ पे बस बता दे रहे हैं कि इन वर्गों को इनके वर्ग के आधार पर क्या कहते हैं बस। तो ता वर्ग को क्या कहेंगे? ता वर्ग को हम दंत्य वर्ण कहेंगे। दंत्य वर्ण कहते हैं। हम ऐसा पढ़ा रहे हैं आपको ताकि कोई भी क्वेश्चन वो कहीं से भी बनाए तो आपको वहां से
मिल जाए। एक भी टॉपिक आपकी कहीं पे छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसे इतने विस्तार पूर्वक आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से छूट गया तो समझिए हमारी पूरी मेहनत बेकार गई। तो चलिए आइए देखते हैं पावर। पावर जो है, अब पावर को हम क्या कहेंगे, पोस्ट वर्ड ये होते हैं। ये देखिए वर्ग के हिसाब से, वर्ग के आधार पर भी इनके नाम होते हैं। पहले तो इन्हें वर्गीय व्यंजन, उदित व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन कहते ही हैं। अब इसको का वर्ग को हम कंठ्य वर्ग भी कहते हैं, चा वर्ग को हम तालव्य वर्ग भी कहते हैं, त वर्ग को हम मूर्धन्य भी कहते हैं, ट वर्ग को दंत्य कहते हैं और प वर्ग को पोस्ट कहते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आ गया हो। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि दूसरा क्या है। यह स्पर्शी व्यंजन तो हो गया, स्पर्शी व्यंजन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखते हैं हमारा दूसरा व्यंजन क्या है। तो स्पर्शी व्यंजन में आपको एक और चीज मिलती है, कादयो मावसाना स्पर्शा, कादयो मावसाना स्पर्शा। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है का से मां तक के वर्ण, का से मां तक के वर्ण स्पर्शी व्यंजन होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कादयो मावसाना का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप इतना ही बता देंगे, तभी आपका काम हो गया। क से मां तक के अवसान को, का से मां तक के वर्ण को हम क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। चलिए अब तो हमें लग रहा है कहीं पे आपका छूट रहा है कुछ। तो स्पर्शी के बाद हमने आपको दूसरा व्यंजन क्या बताया था, अंतस्थ बताया था। क्या बताया था, अंतस्थ व्यंजन। तो अभी जो अंतस्थ व्यंजन है वो क्या है, आइए देखते हैं। तो यहाँ से देखिए आपके ये 25 खत्म हो गए। 25 किन की संख्या होती है, स्पर्शी व्यंजन। अब आगे देखते हैं अंतस्थ क्या होते हैं। अंतस्थ का मतलब होता है अंतःस्थ। देखिए अंतःस्थ दो शब्दों से मिलकर बना है ना, तो अंतः का मतलब होता है आंतरिक और अस्थ का मतलब क्या होता है, स्थान। वे वर्ण जिनका उच्चारण, वे वर्ण जिनका उच्चारण हमारे आंतरिक भाग से होता है, वे वर्ण जिनका उच्चारण कहाँ से होता है, वे वर्ण जिनका उच्चारण हमारे आंतरिक भाग से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, फेफड़े से, कह सकते हैं क्या, फेफड़े से होता है, आंतरिक भाग से होता है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण शरीर के आंतरिक भाग से होता है। वैसे तो परिभाषा कहीं पूछेगा नहीं, लेकिन हम फिर भी आपको बता दे रहे हैं, आंतरिक भाग से होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। परिभाषा आपसे कभी नहीं पूछेगा, ये पूछता है कितना सीधे पूछता है कि क्या अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, सीधा ये पूछ लेता है और ये बताना पड़ता है। आपसे परिभाषा जल्दी नहीं पूछेगा, हमने इसको क्या किया, विश्लेषित करके बता दिया, आपको व्याख्या करके बता दिया पूरा। तो ये कितने, इनकी संख्या कितनी होती है, हमारी संस्कृत वर्णमाला में अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 होती है। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और आपसे ये पूछे कि अंतस्थ वर्णों का क्रम पूछ लेता है सीधा आपसे, टेट सीटेट यूपी टेट में क्या करता है, टेट सीटेट स्टेट यानी सुपर टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछ लेता है कि अन्य प्रतियोगी क्या, सीधा आपके यूपी बोर्ड में भी पूछ लेता है, हाई स्कूल इंटर में पूछ लेता है कि ये अंतस्थ वर्णों का क्रम बता दीजिए या इनकी संख्या बता दीजिए, अंतस्थ वर्णों का क्रम या इनकी संख्या बता दीजिए। तो अंतस्थ वर्णों को देखिए, यड़ो अंतस्थ, यड़ो अंतस्थ, यड़ो अंतस्थ। तो यड़ो अंतस्थ का मतलब क्या होता है, यड़ प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, यड़ प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, प्रत्याहार
हार में आने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? अंतस्थ वर्ड कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं? हैवरट, हैवरट लड़, ये एक सूत्र होता है, उसमें क्या होते हैं? ये मिलते हैं है वरट, व र और ला, ये होता है इनका क्रम। आप अगर बालपुथी में मतलब प्राइमरी के स्तर पर जाएंगे तो आपको ऐसे पढ़ाया जाता है, या रा ला व पीछे चला जाता है, लेकिन ये हमारे माहेश्वर सूत्र में होता है। किसमें होता है? माहेश्वर सूत्र में होता है। इनका क्रम क्या होता है? य व र ल, इनका क्रम ये होता है। इनकी संख्या 4 होती है। ये यर प्रत्याहार में आते हैं और ये क्या होते हैं? अंतस्थ वर्ड होते हैं। इनका उच्चारण हमारे शरीर के आंतरिक भाग से होता है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये देखिए, इसमें आपको दो चीजें और मिलेंगी, या और वा। या और वा को अर्धस्वर भी कहा जाता है। या और वा को क्या कहा जाता है? अर्धस्वर भी कहा जाता है। या और वा को अर्धस्वर भी कहा जाता है। और क्या बोलते हैं इसे? हाँ, अब चलिए, ये हो गया। या और वा को क्या कहते हैं? और रा को लुंठित कहते हैं। रा को क्या कहते हैं? लुंठित वर्ड। और ला को पार्श्विक। ये हो गया। या और वा को अर्धस्वर, रा को लुंठित और ला को पार्श्विक स्वर कहते हैं, वर्ड कहते हैं। और इस तरह से देखिए, यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन बन जा रहे हैं। आराम से पढ़िए, बहुत समय आपके लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत समय है। आप जो भी चीजें पढ़िए एकदम कंठस्थ पढ़िए, कहीं से आपका कुछ छूटे ना। ठीक, तो देखिए यहाँ से आपको इतना मिला। अब देखिए, ये तो हो गया। अब आपका क्या बनता है? अब आपका बनता है ऊष्म स्वर। यहाँ से देखिए, ये चारों यूज कर रहे हैं। अब आपके क्या बचे? ऊष्म स्वर, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। वे वर्ड जिनका उच्चारण करने में, या वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में हमें अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। वे वर्ड जिनका उच्चारण करने में हमें क्या होती है? अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनके लिए सूत्र है सल ऊष्माणा, सल ऊष्माणा, सल ऊष्माणा, यानी कि हम सलोष्माणा भी कह सकते हैं। सल प्रत्याहार में आने वाले, सल एक प्रत्याहार होता है। जब प्रत्याहार पढ़ाएंगे तो आपको जरूर बताएंगे। सल प्रत्याहार में आने वाले वर्ड यही हैं, श, श, स, ह। आप इनका उच्चारण करके देख सकते हैं। आप इनका उच्चारण करके देख सकते हैं कि इनका उच्चारण करने में हमें जो अन्य वर्ड होते हैं ना, उनसे ज्यादा क्या करना पड़ता है? उनसे ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। लगता है कि कानों से हवा निकलने लगी। आइए देखते हैं, श, श, स, ह। ये देखिए, इस सा को हम क्या कहते हैं? तालव्य सा। इसको तालव्य कहते हैं, इसे मूर्धन्य कहते हैं, इसे दंत कहते हैं। और ये कंठ है। ये क्या है? कंठ है, कंठ वर्ड है। और यहाँ ये दंत है। ये देखिए, जितने अक्षर हैं उनके क्या हैं? उतने अलग अलग से नाम हो गए हैं। ये तालव्य है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से ये बन रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं? तालव्य सा। अब आप मत कहिएगा बड़का सा। अरे बड़का सा क्या होता है सर जी? ये देखिए, ये तालव्य सा होता है। और ये क्या होता है? मूर्धन्य सा। नहीं, खट्टी सा, खट्टी सा नहीं, खट्टा नहीं है। ये क्या है? मूर्धन्य सा है। और ये देखिए, ये दंत सा है। और ये क्या है? चलिए, आप ये देख लीजिए, ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऊष्म वर्णों की भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऊष्म वर्णों की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। अंतस्थ वर्णों की संख्या भी 4 होती है। स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 होती है। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में अधिक ऊष्मा की आवश्यकता,
अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, क्या कहते हैं, उष्ण व्यंजन कहते हैं। चलिए इसके बाद आपको मिला क्या, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि माहेश्वर सूत्र में इनकी गणना नहीं की गई है। इनकी गणना संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन की गणना या मिश्रित व्यंजन की गणना, संयुक्त व्यंजन या इसी को हम क्या कर सकते हैं, मिश्रित व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन। ये देखिए, अब संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, वे वर्ण जो एक से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक का मतलब दो से, कम से कम कितने, दो से, और वैसे भी कम से कम क्या, दो से ही, दो से ज्यादा कोई होता ही नहीं है, दो से ही मिलकर बने होते हैं, दो वर्णों से, दो या दो से अधिक, दो वर्णों से मिलकर बना होता है, लेकिन एक स्वर भी उसमें क्या होता है, जरूर मिला होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला में मिश्रित व्यंजन की संख्या 3 होती है। संस्कृत वर्णमाला में हम कह रहे हैं, इसलिए नाम लगा दे रहे हैं। हिंदी में 4 होते हैं, कंफ्यूज में मत पड़िएगा, संदेह में मत रहिएगा कभी। देखिए, संयुक्त व्यंजन संस्कृत वर्णमाला में 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, कौन कौन से होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, ये देखिए यही 3 होते हैं। और ये जो आपका स्र होता है, स्र आपका हिंदी में होता है लेकिन संस्कृत में नहीं होता है, संस्कृत में इसको नहीं लेते हैं। आपको बता दे रहे हैं कि ये बना किससे है, लेकिन यहाँ पे आप इसको गिनिएगा मत। क्ष किससे बना है, क प्लस स से मिलकर बना है, क और स से। और देखिए इनका आपको क्या पूछ लेता है, विश्लेषण भी पूछ लेता है कि इनका विच्छेद कीजिए, किन शब्दों से मिलकर बने हैं इनको बता दीजिए। तो किन शब्दों से मिलकर बने हैं, ये देखिए हम पूरा का पूरा इनका क्या कर रहे हैं, विच्छेद कर दे रहे हैं। आप देख लीजिए, कभी कभी आपको क्या मिल जाएगा, कभी कभी आपको ये आ इसी में मिला हुआ मिलेगा, जैसे का प्लस सा, इनके 2 संधियुक्त वर्ण, ये देखिए दोनों बताते चल रहे हैं। देखिए आप इस तरह से आपको कहीं कहीं मिल सकता है, कहीं कहीं क्या इससे क्या कर सकते हैं, कहीं कहीं आपको मिलेगा। तो आप ये मत कहिएगा कि ये गलत है ये सही है। अब ध्यान से देखिएगा, जब दोनों में हलंत लगा रहे हैं तो आ जरूर लगा होगा, और दोनों में हलंत नहीं लगा हो, जैसे कि यहाँ पे हलंत नहीं लगा है तो यहाँ पे आ नहीं लगा है। उसी तरह से आपका सा प्लस र प्लस आ, ये देखिए ये हो गया, यहाँ पे आपका और र, यहाँ पे हलंत लगाइए, इसी को देखिए हो गया। ज प्लस ज्ञ, ज प्लस ज्ञ, देखिए यहाँ पे भी हो गया, वही क्रिया फिर से रिपीट हो जाएगी। जब पे हलंत लगाइए, यहाँ को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ज्ञान जो होता है ज्ञान से हम कहते हैं बार बार। अब यहाँ पर देखिए श प्लस र प्लस आ, अब इस तरह से तो आपका ये हो गया और ये बन गया आपका यहाँ पे हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन आप इसको कभी इंक्लूड मत कीजिएगा, किसमें, इसको कभी मत जोड़िएगा संस्कृत वर्णमाला। ये संस्कृत वर्णमाला का वर्ण नहीं है, ये हिंदी में रह जाता है, हिंदी में ही रहता है, लेकिन हमारे संस्कृत में संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी, 3। दिमाग में रट लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए, उसे बंद कर लीजिए ताले से, अब कहीं पे लिख के रख लीजिए, कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा विवादित में यही हो जाता है। जैसे ही पूछता है कि संयुक्त या मिश्रित व्यंजन की संख्या बताइए, सब लोग वही हिंदी का खड़ाक से मारेंगे कि हाँ सर जी 4 होते हैं। 4 नहीं होते हैं, 3 होते हैं। ठीक, चलिए यहाँ तक आपका हो गया कितना तक, संयुक्त व्यंजन तक हमने आपको व्यंजन बता दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ तक तो हो गया आपका। अब इसके आगे आपको अगली क्लास में हम विधिवत तरीके से और चीजें बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।